नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नई जापान की पॉलिसी के बारे में, स्पेशली दोस्तों उसकी नेवल पॉलिसी के बारे में। और इसके अंदर उसने अपनी जियोग्राफिक लिमिटेशन को कम किया है और इससे इंडियन ओशियन रीजन में क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर इंडिया और जापान एक नेवल ट्रीटी की तरफ जाते हैं तो उसकी क्या आउटकम होगी, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लंबे समय तक जापानीज मिलिट्री की कैपेबिलिटी को कम रखा गया आर्टिकल 9 की वजह से। लेकिन अब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों दो डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन किया गया है। इनमें से पहला है गाइडलाइंस फॉर यूएस जापान डिफेंस कोऑपरेशन 2015 और दूसरा है जापान लेजिस्लेशन फॉर पीस एंड सिक्योरिटी 2016। और ये दोनों डॉक्यूमेंट अब जापान को एक्सपेंड करने की इजाज़त देते हैं अपनी फोर्स को, और अपने जियोग्राफिकल लिमिटेशन को कम करने की इजाज़त देते हैं, जिससे जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस अपनी इन्वॉल्वमेंट अपने लोकल एरिया से बाहर भी कर सकते हैं। और दोस्तों इन दो डॉक्यूमेंट की वजह से अब इंडिया और जापान नेवल ट्रीटी के बीच में पोटेंशियल बढ़ गया है। और दोस्तों इससे इंडियन ओशियन रीजन और इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर चाइनीज एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से साउथ चाइना सी और इंडियन पैसिफिक रीजन के अंदर जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है, और इसके पीछे कारण है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी एक कारण है, और यूएस पॉलिसी का निश्चित न होना भी इसका एक कारण है। यही इसीलिए जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने आर्टिकल 9 के अंदर अमेंडमेंट किए हैं, चेंजेस किए हैं। और इससे दोस्तों जापानीज पावर को बढ़ने में सहायता मिलेगी, बिना यूएस पर डिपेंड रहे। दोस्तों 2015 की इस गाइडलाइन के पीछे अगर कोई चीज है जिसकी वजह से ये आई है, तो वो है जापान का यूएस और अदर एलाइज के साथ में अलग अलग मिशंस के अंदर हिस्सा लेना, जैसे कि दोस्तों म्यूचुअल एसेट प्रोटेक्शन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, न्यू कॉम्बैटेंट रेस्क्यू ऑपरेशन, नॉन कॉम्बैटेंट रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह। और दोस्तों इसी डॉक्यूमेंट का ही नतीजा था कि 2020 के अंदर जापान ने गल्फ ऑफ ओमान के अंदर टका नामी अपना हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किया। ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग मिशन था, और ये यूएस के द्वारा लगाए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में प्रोटेक्शन ऑपरेशन के साथ में मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों 2016 के अंदर जापान की पार्लियामेंट के अंदर आए गए इस लेजिस्लेशन के अंदर जापानीज ट्रूप्स जो कि यूएन मिशन के लिए लगी हुई हैं, उनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। और इस रूल के अनुसार तीन नई कंडीशन दी गई हैं दोस्तों जापान की मिलिट्री के रिस्पॉन्स को लेके, जब उसके ऊपर कोई अटैक होता है, चाहे वह लोकली हो या फिर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हो जो जापान के साथ अच्छे रिलेशन के अंदर है, लेकिन जापान के सर्वाइवल को चैलेंज करे। और दोस्तों ये नई पॉलिसी टोटली डिफेंस ओरिएंटेड है, और इसके अंदर जो गाइडलाइन है वो जापान को ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर और पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के अंदर मदद करता है। यही कारण है कि जापान ने 147 नए F-35 एवी फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे अमेरिका से, और अपने नए हेलीकॉप्टर कैरियर इजुमो को भी रिकॉग्नाइज किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और ये पॉलिसी जापान को एक नई इंडिपेंडेंट जियो स्ट्रेटेजिक पोस्चर के रूप में स्थापित करती है चाइना के अगेंस्ट। दोस्तों ये नई पॉलिसी इंडिया के इंटरेस्ट के लिए एक बोनस की तरह है, और ये दोस्तों इंडियन ओशियन रीजन और इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर जॉइंट इंडिया जापान अप्रोच के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। दोस्तों अगर इंडिया और जापान साथ में जाते हैं तो ये दोनों की जॉइंट ट्रीटी किस तरह की हो सकती है, उसमें दोस्तों पहले तो बता दें कि इंडिया और जापान दोनों ही डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल में विश्वास करते हैं, उनमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड ऑर्डर चलते हैं, और दोनों ही ओपन ट्रेड के अंदर विश्वास करते हैं। और ये दोस्तों उनकी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सागर और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पॉलिसीज के अंदर भी दिखता है। और दोस्तों दोनों के ये प्रिंसिपल ह्यूमैनिटेरियन एड, डिजास्टर रिलीफ और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। साथ ही दोस्तों इंडियन ओशियन रीजन के अंदर ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को जॉइंटली डेवलप करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। और दोस्तों जापान और इंडिया का थ्रेट परसेप्शन भी सेम ही है, चाइना के नेवल और मिलिट्री बिल्डअप को इस रीजन के अंदर देखना। और दोस्तों दोनों देशों का उद्देश्य ही चाइना के एक्सपेंशनिज्म को देखना, और साथ ही साथ अपने ट्रेड रूट को सिक्योर करना, अपनी ऑयल सप्लाईज को सिक्योर करना है चाइना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। हालांकि दोस्तों अगर जापान और इंडिया की बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरली एक दूसरे के साथ संबंधित रहे हैं, जैसे कि यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया को क्वाड बोला जाता है, और इनकी मालाबार के अंदर ड्रिल भी हुई है। लेकिन दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तो यूएस की पॉलिसीज जो है वो कहीं भी स्टेबल नहीं रही है, कभी भी निश्चित नहीं रही है। तो ऐसे में इंडिया और जापान दोनों को साथ में आके एक नई ट्रीटी
स्थापित करनी होगी। और दोस्तों दोनों का ये संबंध एक नई नेवल ट्रीटी के रूप के अंदर हो सकता है और ऑलरेडी जापान के इस नए आर्टिकल ने जापान को एक्सपेंशन करने के लिए पावर दे दी है। और दोस्तों इसे देखते हुए 2019 के अंदर दोनों देशों के बीच में ऑफिशियल डिस्कशन भी शुरू हुई थी और इसके अंदर नेगोशिएशन भी शुरू हुई, स्पेशली अगर एक्वाजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट को लेके देखा जाए। और दोस्तों जापान का जो 2020 का डिफेंस प्रोग्राम और बजट है वो स्पेशली साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाने के ऊपर जोर देता है। वहीं दोस्तों अगर इंडिया की करंटली अगर सिचुएशन देखी जाए तो वह भी मैरीटाइम स्पेस, स्पेशली सबमरीन सर्विलियंस और बीएमडी टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर देता है। हालांकि दोस्तों चाइनीज डोमिनेंस को केवल इसी से कम नहीं किया जा सकता बल्कि इकोनॉमिक मीन्स से भी उसको कम किया जा सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एड और ट्रेड को बढ़ावा देके। तो दोस्तों अंत के अंदर यही है कि इंडिया और जापान की दोनों के बीच में नेवल ट्रीटी हो सकती है क्योंकि जापान की नई पॉलिसी इसे बढ़ावा देने पर जोर देती है और साथ ही दोस्तों क्वाड्रिलेटरल संबंधों के अलावा भी दोनों देश साथ में आके और आगे बढ़ सकते हैं इंडियन ओशियन रीजन के अंदर और साथ ही चाइना को भी कंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।